औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और आज हम जो है वो बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जो है प्री 9th क्लास का उसका लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसका एक लेक्चर जो है वो ऑलरेडी मैंने यानी कि उसकी अलग से वीडियो बनाई क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ये लेंथी था, तो इसलिए इसके मैंने डिफरेंट पार्ट्स और फ्रेगमेंट्स को मैंने अलग अलग करके इसकी वीडियो बना दी है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने इसका पहला जो पार्ट था वो टिश्यू लेवल तक आई थिंक इसको किया था। आज हम जो है वो टिश्यू लेवल से ऑनवर्ड जो है वो चलेंगे, ठीक है ना, कि टिश्यू लेवल के बाद जो है वो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्कस करते हैं। एक मरतबा ओवरव्यू यानी कि दे देता हूँ पहले वाले लेक्चर का भी और इस वाले लेक्चर का भी, ताकि वो जो कॉन्टीन्यूटी है वो वैसे की वैसे रहे। डायरेक्ट एक पिक्चर पे लेके जाता हूँ आपको मैं। सबसे पहले ये आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर पिक्चर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अगर आप इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें, सबसे पहले ये नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है। हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड के अंदर, पिछले टॉपिक के अंदर, कि सबसे जो छोटा लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो उसका सब एटॉमिक लेवल होता है। ठीक है, सब एटॉमिक लेवल में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं और जब ये कंबाइन होते हैं तब हमारे पास एटॉमिक लेवल बनता है। एटॉमिक लेवल के अंदर जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो आपके पास फिर मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे कि आपने बायोमॉलिक्यूल को भी लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसके बाद जो है ऑर्गेनेली लेवल आता है। ऑर्गेनेली लेवल जो है इसमें आपके पास जब आपने लेक्चर नंबर 4 डिस्कस किया था उसके अंदर आपने बताया था, हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज डिफरेंट तरह की होती हैं सेल के अंदर, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलिज्म का फंक्शन भी डिफरेंट होता है। अच्छा, जब ऑर्गेनेलिज कंबाइन करती है तब क्या बनता है, आपके पास एक सेल बनता है। ठीक है, और सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की इकाई या फिर उसका यूनिट है। इन सिंपल वर्ड, कोई भी दुनिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के बगैर नहीं बना होता, यानी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल पर ही मुश्तमिल होती है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जब सेल कंबाइन होते थे तब क्या बनता है, आपके पास टिश्यू बनता है, यानी कि जब बहुत से सिमिलर या बाजू का डिफरेंट तरह के सेल्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं और कोई एक खास फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो आपके पास टिश्यू लेवल बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है वो लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो है वो स्लाइड नंबर 4 में या वीडियो नंबर 4 में हमने इसको जो है डिस्कस कर लिया हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस स्लाइड के अंदर जो हम इससे ऑनवर्ड चलेंगे, यानी कि टिश्यू लेवल से हम ऑनवर्ड यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अपने टॉपिक की तरफ जो है वो थोड़ा सा चलते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन लेवल, यानी कि टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखें, इन द हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। तो क्या होता है कि बाजू का जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो टिश्यू होता ही नहीं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और एक सेल जो है वो टिश्यू तो नहीं बनाता है। ठीक है, और टिश्यू की डेफिनेशन ही ये है कि जब बहुत से सेल कंबाइन करते हैं तब टिश्यू बनता है, और जब बहुत से टिश्यू कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन बनता है। ठीक है, तो बेसिकली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब डिफरेंट तरह के टिश्यू कंबाइन करते हैं तो उसके नतीजे में आपके पास क्या बनता है, ऑर्गन। जैसा कि अगर आप बात करते हैं स्टोमिक की, तो स्टोमिक भी डिफरेंट तरह के टिश्यूज के कंबाइन करने से बना हुआ है। इस तरह हमारा जो हार्ट है वो भी डिफरेंट तरह के टिश्यू के कंबाइन करने से बना हुआ है। तो जो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो तमाम के तमाम डिफरेंट तरह के टिश्यू के कंबाइन करने से बने होते हैं, और हर ऑर्गन का फिर अपना अपना अलग अलग फंक्शन या काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन organ perform their specific function and these function collectively become the function of that organ। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के जो ऑर्गन होते हैं वो क्या कराते हैं, फंक्शन करवाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, और किसका फंक्शन बनाते हैं, ऑर्गन का। मतलब कि डिफरेंट तरह के टिश्यूज मिल के किसी भी ऑर्गन का फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल स्टोमिक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड। ठीक है, अगर आप बात करते हैं स्टोमिक की, स्टोमिक एक ऑर्गन है जो कि प्रोटीन को हजम करने के लिए और फूड को स्टोर करने में इस्तेमाल होता है। टू टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। तो आमतौर पर ऑर्गन के अंदर स्टोमिक के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं। नंबर वन है एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू। इसका काम क्या होता है, क्रिएट करता है गैस्ट्रिक जूस को, और वो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। हमारी जो स्टोमिक में जो प्रोटीन जाते हैं उसको वो हजम करने में या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपके पास मस्कुलर टिश्यू, ये भी स्टोमिक में होता है। मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टोमिक वॉल फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड। ठीक है, और जो स्टोमिक की वॉल में जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं कि लगातार फूड को
ग्राइंड करते हैं, लगातार फूड को जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और उसके साथ साथ फूड को वो पीछे की तरफ यानी कि इंटेस्टाइन की तरफ भी मूव करवा देते हैं, ठीक है। सो टू टिश्यू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन व्हिच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ ऑर्गन। और अगर आप दोनों टिश्यू की बात करें, यानी कि एक स्टोमिक एक ऑर्गन है, उसमें दो टिश्यू थे आपने पढ़े, एक जो था वो कौन सा टिश्यू था आपके पास, ग्लैंडुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा टिश्यू क्या था आपके पास, मस्कुलर टिश्यू। और ये दोनों टिश्यू मिल के यानी कि किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्टोमिक के जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर क्या होता है कि जब डिफरेंट तरह के ऑर्गन जो है वो कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है, तब आपके पास क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है, ठीक है। जैसा कि अगर आप बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात ही ले लें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर क्या है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिर्फ स्टोमिक ही तो नहीं है, उसमें हमारा माउथ है, ओरल कैविटी आती है, ओरल कैविटी के बाद खुराक की नाली, इसको एसोफेगस कहते हैं, वो आती है, एसोफेगस के बाद स्टोमिक आता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, तो ये तमाम के तमाम ऑर्गन है। और जब डिफरेंट तरह के ऑर्गन आपस में कंबाइन कर जाते हैं कोई खास फंक्शन परफॉर्म करने में, तो वो ऑर्गन का जो होता है सिस्टम, उसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करें तो ओरल कैविटी एक अलग से स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, एसोफेगस अलग से है, स्टोमिक अलग से एक ऑर्गन है, स्वॉल लार्ज इंटेस्टाइन अलग से ऑर्गन है, लेकिन जब ये तमाम ऑर्गन्स कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड की डाइजेशन में। इस तरह हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या है, वो हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ब्लड है, और जब ये तमाम स्ट्रक्चर मिलकर काम करते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इन तमाम ऑर्गन सिस्टम का काम क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, ये ऑर्गन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करना, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गन मिलकर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। Whether different organ performing regulatory function are organized together in the form of an organ system. In an organ system, each organ carry out its specific function and the function of all the organ appear as the function of the organ सिस्टम, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन मिलकर काम करते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कहते हैं अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी में डाइजेशन को परफॉर्म करता है। मेजर ऑर्गन इन इट्स फ्रेमवर्क आर द ओरल कैविटी, और जो मेजर फंक्शन होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो क्या है, ओरल कैविटी है, स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियाज। तो ये तमाम के तमाम डिफरेंट ऑर्गन है, और जब ये ऑर्गन्स मिल जाते हैं तब ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑल दिस ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और तमाम के तमाम ये ऑर्गन जो है वो डाइजेशन में हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट है कहता है कि द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट जैसे कि रूट सिस्टम एज कम्पेयर टू द एनिमल्स। तो ये एमसीक्यूज भी एक मतलब आया हुआ है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लांट में कम डेवलप होता है एज कम्पेयर टू एनिमल, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो बहुत कम डेवलप्ड है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से बना नहीं हुआ, लेकिन एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है बहुत एडवांस किस्म का है, ठीक है। कहता है कि दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटी इन द एनिमल्स देन इन द प्लांट, और ये इस वजह से है कि प्लांट्स जो हैं वो लेस कम्प्लेक्स होते हैं एनिमल के मुकाबले में, ठीक है, और एनिमल्स जो है वो ज्यादा डिफरेंट तरह की कॉम्प्लेक्सिटी रखते हैं, ज्यादा डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल के अंदर क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गन, ठीक है। मतलब कि जब डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है कि इंडिविजुअल, इनके हम या एक ह्यूमन या एक एनिमल या एक प्लांट बनता है, ठीक है। अगर आप अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के सिस्टम है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो इस तरह के जब डिफरेंट तरह के सिस्टम्स कंबाइन करता है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या बनता है, एक इंडिविजुअल, एक फर्द बन जाता है, ठीक है। तो कहता है कि इन एन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन प्रोसेस एंड द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड। और एक इंडिविजुअल के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर तमाम के तमाम जो स्ट्रक्चर है वो मिलकर काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन अ मैन इज एंगेज इन द कंटिन्यूअस द हार्ड एक्सरसाइज, नॉट ओनली इट्स मसल आर वर्किंग बट आल्सो देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड द हार्ट बीट, ठीक है। कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कि एक ह्यूमन जब कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है तो सिर्फ उसके हाथ के मसल ही काम नहीं करते हैं, बल्कि अगर अक्सर आपने देखा होगा जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी मसल्स की मूवमेंट की वजह से हमारी बात करते हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, हमारा रेस्पिरेशन रेट भी, सांस लेने की रफ्तार भी तेज होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर तमाम स्ट्रक्चर जो है वो क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं। कहता है कि दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड दिस एक्सेलरेट रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल विच दे नीड फॉर कंटिन्यूअस वर्क, ठीक है। आमतौर पर क्या होता है कि जो हार्ट बीट होती है वो भी एक्सरसाइज की वजह से जब एक्सेलरेट कर जाती है
और रेस्पिरेशन की वजह से इनके रेस्पिरेशन भी जो है वो भी तेज हो जाती है, क्योंकि हमारे मसल्स जब एक्सरसाइज में तेजी से मूव करते हैं तो मसल्स को मूव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए हम बहुत तेजी से हमारा जो लंग्स है रेस्पिरेट कर रहे होते हैं, रेस्पिरेट कर रहे होते हैं, और हार्ट बीट भी तेज होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सर्कुलेट करवा सके। नेक्स्ट है आपके पास वो पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है। Biologists extend their study to the population level where they study interaction among the member of the same species living in the same habitat. अब यहाँ से डेफिनेशन है, a population is defined as the group of organisms of the same species located at the same place in the same time. मतलब कि जब एक ही तरह के इंडिविजुअल एक ही वक्त में एक ही जगह पर पाए जाए तो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बायोलॉजी की क्लास है, उसके अंदर बायोलॉजी क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अब 10 के 10 जो बच्चे हैं वो एक ही स्पीशी यानी कि ह्यूमन है, तो 10 बच्चे जो उस क्लास की क्या करना बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। इसी तरह कि एक जैसे इंडिविजुअल का ग्रुप जो कि एक ही वक्त में एक ही जगह पे पाया जाए वो मिलकर क्या कहलाता है आपके पास पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, एक जगह पे अगर 5 प्लांट्स पड़े हुए हैं किसी भी चीज के, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रॉबेरी के 5 प्लांट पड़े हुए हैं एक जगह पे, तो वहां की जो स्ट्रॉबेरी की पॉपुलेशन होगी उस एरिया की वो क्या कहलाएगी, 5 है, ठीक है। तो किसी भी एक कंट्री में, रीजन में या मुल्क में एक जैसी स्पीशीज की या किसी भी एक जंगल के अंदर एक जैसी स्पीशीज की जो तादाद होती है वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन पॉपुलेशन इन द पाकिस्तान इज इन द 2010 comprised of the 173.5 million individual according the Ministry of the Population Welfare Government of Pakistan, ठीक है। अगर आप बात करते हैं 2010 के अंदर जो पाकिस्तान की आबादी थी वो 173.5 मिलियन थी, ठीक है, और ये हमारे बेसिकली एक मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसकी एक रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है। नेक्स्ट आपके पास है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल क्या होता है कि जब डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन का क्लस्टर कंबाइन करता है तो कम्युनिटी बनती है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की पॉपुलेशन है, कुछ ह्यूमंस हैं एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ स्पैरो हैं, ठीक है, तो ये अब डिफरेंट पॉपुलेशन के ग्रुप्स हैं। जब डिफरेंट पॉपुलेशन के ग्रुप एक ही जगह पे एक ही वक्त में पाए जाए तो वो कम्युनिटी लेवल बनाता है। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास कोई जंगल है, तो उस जंगल के अंदर जो आपके पास है कुछ ग्रुप है लायंस का, कुछ ग्रुप है डियर्स का, कुछ ग्रुप है ग्रास के, ठीक है ना। तो जब ये तमाम डिफरेंट स्पीशीज के पॉपुलेशन को आप कंबाइन स्टडी करेंगे तो वो क्या बनाता है, कम्युनिटी लेवल बनाता है, ठीक है। तो कहता है कि कम्युनिटी लेवल इज द असेंबलेज, यानी कि इकट्ठा है, ऑफ द डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर इन द सेम एनवायरनमेंट। और क्या होता है कि याद रखिएगा कि एक ही जगह पे पाई जाने वाली जो डिफरेंट स्पीशी का ग्रुप है वो कम्युनिटी बनाता है, और ये कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी रखती है, इंटरेक्शन भी रखती है। कहता है कि फॉरेस्ट में बी कंसीडर एज द कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट, ये कम्युनिटी है, इट इंक्लूड द डिफरेंट प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज शामिल है। कम्युनिटीज आर कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज, ठीक है। और कम्युनिटी की अगर आप बात करें तो कम्युनिटी जो होती है उसमें बाजू का एक पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, दूसरी कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी एक एरिया के अंदर लाइन की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको पता है कि लाइन किसको हंट करता है, डियर को, तो ऑब्वियसली डियर की पॉपुलेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर डियर की पॉपुलेशन कम होती है तो ऑब्वियसली ज्यादा अमाउंट में जो लायंस होंगे उनको इतना फूड नहीं मिलेगी, तो फूड ना मिलने की वजह से लाइन की पॉपुलेशन फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और ऑब्वियसली जब प्रेडेटर का प्रेशर कम आएगा या कम शिकार कर पाएगा लाइन, क्योंकि लाइन की पॉपुलेशन कम हो रही है, लाइन कम शिकार कर रहे हैं फिर डियर्स को, तो ऑब्वियसली फिर डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो इकोसिस्टम में हमेशा जो है वो बैलेंस होता है। कहते सम कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स, कुछ कम्युनिटी बहुत पेचीदा होती है। फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट की कम्युनिटी और पॉन्ड की जो कम्युनिटी है बहुत ज्यादा पेचीदा होती है। आपको पता है कि एक फॉरेस्ट में एक ही तरह का प्लांट या 2 या 3 या 4 डिफरेंट तरह के प्लांट या एनिमल्स नहीं पाए जाते, बल्कि बहुत डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। अदर कम्युनिटी में भी सिंपल, कुछ कम्युनिटी सिंपल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आगे दी आप फॉलन लॉग विद द वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, बाद का कोई लकड़ी का पीस गिरा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं 2-4, तो ये काफी सिंपल कम्युनिटी के एग्जांपल्स हैं। इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन लिमिटेड, सिंपल कम्युनिटी के अंदर जो वो साइज और नंबर ऑफ पॉपुलेशन काफी लिमिटेड होता है, थोड़े होते हैं। सो एनी चेंज इन द बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का चेंज आ जाता है, बायोटिक फैक्टर होते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिविंग फैक्टर्स। लिविंग फैक्टर से मुराद क्या, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं, चाहे प्लांट एनिमल कुछ भी है। और एबायोटिक फैक्टर क्या होता है, नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल आग, पानी, हवा, मिट्टी, तो ये एबायोटिक फैक्टर है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है इनके बायोटिक एनवायरनमेंट के साथ, इनके लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, और एबायोटिक इनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, दोनों के साथ क्या होता है, कम्युनिटी इंटरेक्शन रखती है और उनसे फायदा भी होता है इसको अपने एनवायरनमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से।
नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की बात करें तो कहते हैं द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी इज नोन एज अ बायोस्फीयर। अगर मैं ये इसको दिखाऊं ये वाली पिक्चर को, तो आपने पढ़ा था कि ना टिश्यू लेवल है, फिर इंडिविजुअल लेवल है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी लेवल, और यहाँ पर बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज कंबाइन कर जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं बायोस्फीयर यानी कि हमारी अर्थ की बात करें, तो पूरी पूरी जो हमारा अर्थ है, ग्लोब है, वो एक बायोस्फीयर बनाता है। ठीक है, अगर आप बायोस्फीयर की बात करें तो इस बायोस्फीयर में डिफरेंट तरह के क्या है, कम्युनिटीज हैं। कुछ कम्युनिटी जो है आपको पता है पॉन्ड में रहती हैं, पानी में रहती हैं, कुछ समुद्रों में रहती हैं कम्युनिटीज, सी में रहती हैं। कुछ जो कम्युनिटीज होती हैं वो आपको पता है डेजर्ट में रहती हैं, रेगिस्तान में। कुछ कम्युनिटी जो है वो ठंडे इलाकों में रहती है। तो एक बायोस्फीयर के अंदर जो डिफरेंट कम्युनिटी का क्लस्टर होता है, यानी कि डिफरेंट कम्युनिटी का जो क्लस्टर है या डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज मिलकर क्या बनाती हैं, एक बायोस्फीयर लैब बनाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कहते हैं इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द इकोसिस्टम एरिया वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट इज कॉल्ड एज द जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि वो एरिया हमारी जमीन के गिर्द जहां पर ज्यादा से ज्यादा लाइफ पाई जाती है, और वो लाइफ अपने इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्शन भी रखती है, चाहे वो लिविंग इकोसिस्टम है या नॉन लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। तो वो हमारे इनके वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपने इन्वायरमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पार्ट से फायदा वगैरह लेता है, तो ये जो लेवल होता है इसको हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। और बायोस्फीयर लेवल हमारी जमीन के गिर्द वो एरिया भी कहलाता है जहां पर लाइफ या जिंदगी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो ज्यादा अगर आप हाइट पे जाते हैं जमीन से या सतह समंदर से ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, तब भी लाइफ कम होती जाती है, यानी कि तब भी जिंदगी के आसार खत्म होते जाते हैं। और अगर आप डेप्थ के अंदर ज्यादा जमीन के डेप्थ में जाते हैं, तो तब भी जो है वो जमीन के आसार काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जोन ऑफ लाइफ जो है जमीन के गिर्द वो एरिया है जहां पर प्रोबेबिलिटी जो है वो लाइफ फाइंड होने की मैक्सिमम होती है। ठीक है ना, तो वो एरिया अराउंड जिसको कहते हैं बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा जी आपको जो लेक्चर नंबर 5 है जो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो इसके बाद हम लेक्चर नंबर 6 को जो इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक के लिए जो है ना वो अल्लाह